Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about feedback. आज हम बात करेंगे फीडबैक की, यानी कि प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण। साधारण भाषा में हम यदि प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण को जाने तो किसी भी विद्यार्थी को उसके द्वारा कार्यरत व्यवहार में कमियां दिखाकर उनका परिमार्जन करने के लिए सुझाव देना प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण कहलाता है। एक तरह से प्रतिपुष्टि वह माध्यम है जिससे विद्यार्थी को अपनी कमियों को और सबल पक्षों का सही ज्ञान होता है। इसी के माध्यम से वह वांछित व्यवहार करना सीखता है, उसे ग्रहण करता है और जो अवांछित व्यवहार है उसे त्यागता चला जाता है। फीडबैक या पृष्ठपोषण जो है वो शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और साथ ही साथ आकलन के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उन उद्देश्यों को असिस्ट किया जाता है। फिर हमने जो कुछ भी स्टूडेंट को पढ़ाया है उसे एनालिसिस करते हैं, फिर बच्चे को कितना समझ में आया या नहीं उसके लिए कुछ टूल्स अप्लाई करते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि बच्चा क्या कर पा रहा है। और फिर टेस्ट के माध्यम से हम यह पता कर लेते हैं कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर बात आती है इम्प्रूवमेंट की। हम इम्प्रूवमेंट का पता तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें कोई जानकारी नहीं होती है कि हम में क्या कमी है, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए पृष्ठपोषण की आवश्यकता होती है। यानी कि सबसे पहले हम कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर उद्देश्यों के आधार पर हम कार्य करते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें जब हमें किसी के द्वारा कमी बताई जाती है तो उन कमियों को सुधार कर हम प्रोग्रेस करते हैं। और जिन बातों को हमें ध्यान में रखना है, यानी कि जिन कारणों से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उन कारणों में सुधार करके हम उसे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और हम अधिक से अधिक प्रोग्रेस कर पाते हैं। एक बेहतर जो पृष्ठपोषण होता है उसके लिए हमें एक साइकिल को जानना होगा जो इस प्रकार है। हमने अब तक बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया है और बच्चे ने हमें उसका एनालिसिस बताया कि उन्हें कितनी लर्निंग हुई है, तो हम उसकी डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यानी कि जो कुछ भी हमने बच्चों को पढ़ाया है हम उसे कोई प्रैक्टिकल वर्क करवा रहे हैं और वह बच्चा उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले हम उसका कारण जानेंगे कि वह उस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या वह उसे कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है या फिर उसने प्रैक्टिकल वर्क में जो एपरेटस काम में लिया है उसे सही तरीके से काम नहीं ले पा रहा है। यदि उसे कार्य करने में कोई इशू नहीं है, यानी कि उसे प्रैक्टिकल वर्क करने में कोई परेशानी नहीं है, तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उसको लर्निंग इशू तो नहीं है, यानी कि अधिगम करने में तो कोई कठिनाई नहीं आ रही है, यानी कि उसके लर्निंग लेवल को कौन से कारण इफेक्ट कर रहे हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उसके इश्यूज को डिस्कवर करेंगे। इसे हम दो तरीकों से जानने की कोशिश करेंगे। एक तो है सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि स्वयं खोज या स्वयं आकलन, और दूसरा है असिस्टेड डिस्कवरी, यानी कि दूसरों के द्वारा की गई खोज या दूसरों के द्वारा उसका किया गया आकलन। सेल्फ डिस्कवरी के माध्यम से बच्चा स्वयं का असेसमेंट करके यह जान लेता है
कि मैं यह कार्य क्यों नहीं कर पा रहा, और असिस्टेड डिस्कवरी के माध्यम से बच्चा टीचर की हेल्प से यह जान पाता है कि वह जो वर्क कर रहा है उसमें क्या और कहाँ कमी रह गई है और आप उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जब इन दोनों तरीकों से इश्यूज को डिस्कवर कर लिया जाता है तो फिर बच्चे में क्या इश्यूज रह गए हैं उसके कारण और प्रभावों को जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को जो भी प्रॉब्लम आई है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, और कारण जानने के बाद हम बच्चे को ये कारण और प्रभाव जानने के बाद हम बच्चे को कुछ ऑप्शंस क्रिएट करते हैं और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि हम एक अध्यापक हैं इसलिए हम बच्चे की पूरी हेल्प करेंगे और बच्चे को बताएंगे कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है आप उसे किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और बच्चे को उस प्रोजेक्ट बनाने में कहाँ हेल्प की ज़रूरत है या फिर उसकी जो स्किल डेवलपमेंट नहीं है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसे बताएंगे कि यदि आपको लर्निंग स्किल डेवलपमेंट करनी है तो कैसे करें, या फिर जो प्रोजेक्ट दिया है उसे करने में क्या कमी रह गई है जिसे पूरा करें, यानी कि आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, या फिर आपको याद करने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसे इजी वे में आप कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार जब बच्चे को एक बार फीडबैक मिल जाता है तो बच्चे को दोबारा वही कार्य करने को दे दिया जाता है, और जब बच्चा उस प्रोजेक्ट को दोबारा करता है तो हम उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इवैल्यूएट करते हैं और यह जानते हैं कि उस बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी कि बच्चे ने जो पहले स्टडी की थी और अब जो स्टडी की है उसका हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले बच्चा क्या था और अब उसने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है या नहीं। फिर हम उसका अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं और अचीवमेंट टेस्ट के बाद अब उसे कितनी टीचिंग की रिक्वायरमेंट है, फिर भी यदि उसमें कोई इश्यू रह जाता है तो वापस दोबारा इसी साइकिल को दोहराया जाता है कि बच्चे से उसके इश्यूज, उसके कारण और निवारण दोबारा जाने जाते हैं और फिर से प्लानिंग की जाती है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या किया जाए और हम उसे किस प्रकार बेहतर लर्निंग प्रोवाइड करा सकते हैं। इस प्रकार पृष्ठ पोषण छात्रों को प्रदान की जाने वाली वह जानकारी या फिर सूचना है जिसकी मदद से छात्र अपने कार्य की वर्तमान स्थिति एवं जहां उन्हें होना चाहिए के मध्य जो अंतर होता है उसको समाप्त कर पाते हैं। पृष्ठ पोषण प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो छात्रों में अंतर्दृष्टि का विकास करना है जिससे कि वे अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें। छात्रों को प्रभावशाली पृष्ठ पोषण प्रदान करने के लिए शिक्षकों को निम्न चरणों को अपनाना होता है। सबसे पहले शिक्षक द्वारा छात्रों को जो उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है उसके वर्तमान स्तर के बारे में बताना चाहिए। उन्हें यह बताना कि वे अपने प्रदर्शन में सुधार हेतु क्या कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से फीडबैक, हाउ डिड योर स्टूडेंट डू एंड हाउ कुड दे डू बेटर, यही प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण है। छात्रों को यह बताना चाहिए कि वे कैसा कर रहे हैं और कैसे वे सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक को इस बात का निर्धारण करना चाहिए कि छात्रों द्वारा क्या सही किया जा रहा है और क्या गलत, यह उन पर ही
छोड़ देना चाहिए। शिक्षक को छात्रों को यह बताना चाहिए कि आपकी जो भी समस्या है या जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे संबंधित आपकी जो कोई क्वेरी है वो आपको एक टीचर को अच्छे से या दृढ़तापूर्वक अपनी बात को बताना चाहिए। जब भी छात्रों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वह कार्य सदैव ठीक ही हो, यानी कि उनमें गलतियां भी हो सकती हैं और ये गलतियां होना स्वाभाविक हैं, क्योंकि जो गलतियां होती हैं एक प्रकार से ये अधिगम का या सीखने का हिस्सा होती हैं, क्योंकि जब गलतियां होंगी तभी उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और उस चीज को सीखा जाएगा। जब छात्रों द्वारा किसी कार्य को करने में या लर्निंग में कुछ गलतियां होती हैं तो शिक्षक द्वारा ऐसी स्थिति में उनकी गलतियों में संशोधन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए और उन्हें निरंतर निर्देशन और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बताया जाना चाहिए कि वे गलत हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षकों द्वारा छात्रों को सही उत्तर प्राप्त करने हेतु निर्देशित भी किया जाना चाहिए। यदि छात्र द्वारा मान लीजिए कोई वर्तनी संबंधी त्रुटि की गई है तो उसकी गलती को चिन्हित करके उसके स्थान पर सही वर्तनी को लिखना या गलत प्रश्न को चिन्हित करके उसका सही उत्तर उसे उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षक को पृष्ठपोषण प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उपागम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के काम की गुणवत्ता को उनकी क्रिया से जोड़ना है। शिक्षक इस सिद्धांत का प्रयोग करके विभिन्न तरीकों का प्रयोग करके छात्रों को पृष्ठपोषण की प्रक्रिया को समझा सकता है। छात्रों द्वारा जब किसी समस्या की प्रक्रिया को समझा जाता है तो उसका समाधान करते समय वे कम से कम गलतियां करते हैं। यदि छात्र द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह प्रक्रिया सही रूप से सही चरणों में की जाती है या फिर क्रमबद्ध रूप से की जाती है तो गलतियां एक स्तर के बाद समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को पूरी प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से समझाए। इसके अलावा शिक्षक द्वारा छात्रों को स्वयं पृष्ठपोषण देने हेतु भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण उस समय प्रभावशाली होता है जब यह छात्रों की जो संज्ञानात्मक रणनीति होती है, यानी कि अपने स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करना, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास कैसे किया जाए इसका अवलोकन करना और उन रणनीतियों का चयन पूर्व में किया जाना जो उसे प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता प्रदान करती हैं। यानी कि स्वयं पृष्ठपोषण द्वारा जो बालक है वो स्वयं अपने कार्यों में कमियों का पता लगा सकता है, उनमें सुधार कर सकता है और एक उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। प्रतिपुष्टि के चरणों के बाद हम जानेंगे कि जो प्रतिपुष्टि है उसके कुछ सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले जिस कार्य का आकलन किया जा रहा है उसके लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए और प्रतिपुष्टि का प्रयोग विद्यार्थियों के निष्पादन को निर्देशित आकलन लक्ष्यों से संबंधित करना चाहिए। उसके बाद जो प्रतिपुष्टि है उसके निर्देशात्मक पक्ष पर बल देना चाहिए और कार्य में जो सुधारात्मक रणनीतियां हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थियों को जो कार्य दिया गया है उसको समझने के लिए व्यावहारिक रूप से अभ्यास करवाया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में उन्हें व्यस्त रखना चाहिए और साथ ही साथ
जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनसे संबंधित वार्ता को बल देना चाहिए। प्रतिपुष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन और भावी आत्म अधिगम के लिए प्रेरित हो सके। इसके साथ साथ प्रतिपुष्टि में विद्यार्थियों को अधिक भागीदारी निभाने के लिए दी जानी चाहिए और जो उसके साथ कार्य करने वाले जो साथी हैं उनके द्वारा प्रतिपुष्टि को भी शामिल किया जाना चाहिए।